जिम्मा आपके पास है। ये तेज रफ्तार सड़कें आप कैसे बनाते हैं? मैंने हाल ही में देखा कि आप कहते हैं कि 38 किलोमीटर रोज बन रही हाईवेज, तो ये आगे और सिलसिला बढ़ेगा? देखिए, हमारे देश का जो विकास है उसके साथ सड़कों का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मेरे ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका एक वाक्य लिख कर रखा था, जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो सड़कों से समृद्धि आती है जी। अगर पिछड़े हुए क्षेत्र में अगर सड़कें बनेगी तो इंडस्ट्री आएंगी, बिजनेस बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवहार बढ़ेगा, और स्वाभाविक रूप से किसानों का माल भी शहर तक जाएगा। मुझे याद है कि मैं 95 में जब महाराष्ट्र में मंत्री था और 2000 में मुझे फ्लाईओवर्स मुंबई के और वर्ली बांद्रा मुंबई पुणे हाईवे बनाने का अवसर मिला, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया था और उनने मुझे कहा था कि हमारे गांव के 6.5 लाख गांव हिंदुस्तान में हैं और इन गांवों को रोड बनाने की योजना तुम तैयार करो। तो उस समय मैंने जब अध्ययन किया था तो मेरी कमेटी में, मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी थी, उसमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे, और अध्ययन में ये बाहर आया, वो रिपोर्ट आज भी है। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना मैंने उस समय 2001 साल में बनाई थी और उसमें लिखा गया था कि अगर ये सड़कें बनेंगी गांव को जाने वाली तो 1 लाख करोड़ देश का जीडीपी बढ़ेगा। किसानों के फल फूल सब्जी दूध शहरों तक जाएंगे, गांव के बच्चे स्कूलों तक जा पाएंगे, विशेष रूप से गांव में उद्योग व्यापार बढ़ेगा। और इसीलिए चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें बहुत जरूरी है और सड़कों से विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली के लिए एक अच्छा उदाहरण है। मुझे अभी कल ही एक सज्जन मिले कि मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे। तो वो जर्मनी में लड़के पढ़े हैं, अभी दिल्ली में काम करते हैं, तो वो मेरठ के हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं मेरठ जाना था तो 4.5 घंटे लगते थे, आपने ऐसा काम कर दिया कि मैं 45 से 50 मिनट में मेरठ चला जाता हूं। तो आजकल मैंने तय ये किया है अभी कि मैं दिल्ली के बजाय फिर से मेरठ शिफ्ट हो जाऊंगा और मेरठ से दिल्ली आकर मैं काम करूंगा, क्योंकि दिल्ली से मेरठ अब 40-45 मिनट में होता है, तो मैं अपने घर रहकर दिल्ली में काम कर पाऊंगा। तो ये जो चेंजेस हुआ है, ये रास्ते के कारण काफी जगह पर हो रहा है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं कि दिल्ली से जैसे मेरठ 45 मिनट में हुआ, तो वैसे अब नया रोड बना रहे, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। जी। तो ये इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ट्रक वाले अपनी ट्रिप ज्यादा कर पाएंगे, लोग जा पाएंगे, और टोटल सोचने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो ये निश्चित रूप से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो इसका विकास से तो देश में निश्चित रूप से लोगों को इसका फायदा होगा। जो विपक्ष है, खास करके राहुल गांधी, वो कहते हैं कि आपकी सरकार जो है उसने जीडीपी का बंटाधार किया, गैस डीजल पेट्रोल दाम बढ़ गए, और सवाल करते हैं कि कई लाख करोड़ रुपए जो आए सरकार के पास वो कहां गए? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% हमारी ग्रोथ आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, 52 से 56% जो आती है वो सर्विस सेक्टर से आती है, और 8 से 12% जो आती है वो एग्रीकल्चर से आती है। हमारी सरकार ने सबसे बड़ा निर्णय अगर कोई किया है, और जो निर्णय, मैं किसान हूं और टिकैत साहब यहां बैठे हैं, अगर इसका ठीक अध्ययन किया तो ये सबसे बड़ी बात ये हुई कि अगर आज हमारे देश का किसान इस देश की ऊर्जा बनाएगा
और आज ये निर्णय हुआ है कि हमारे यहाँ जो, देखो आज स्थिति ऐसी है, हमारे देश में 310 लाख टन शुगर हुई है, हमारी रिक्वायरमेंट 240 लाख टन की है, तो करीब 70 लाख टन शुगर एक्सेस होती। हमारे देश में 350 लाख टन चावल स्टॉक में पड़ा है जी। हमारे देश में कॉर्न की प्राइस एमएसपी से नीचे चली गई। एक स्थिति ऐसी हो गई है कि मार्केट प्राइस कम है और एमएसपी ज्यादा है। इसका कारण यह है डिमांड एंड सप्लाई के साथ इसका संबंध है। और ये जो सरप्लस प्रोडक्शन है, इसके लिए हमारे सरकार ने निर्णय किया कि किसान अब अन्नदाता नहीं बनेगा, ऊर्जादाता बनेगा। और मैं भी किसान हूं, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं। तो अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि अब इसके बाद जो 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट पेट्रोल डीजल का है, जो 5 साल में 25 लाख करोड़ होगा, तो हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि इस देश का किसान इथेनॉल बनाएगा, इस देश का किसान परली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाएगा। और अभी ये जो अल्टरनेटिव फ्यूल और एनर्जी की बात हमने की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा और गांव गरीब मजदूर किसान का इसमें कल्याण होगा। मैं एक छोटी सी बात, उत्पादक किसानों का गन्ने का ना भुगतान शुगर मिल वाले कर सकते। ब्राजील में शुगर का भाव अभी इस साल थोड़ा फर्क पड़ा है, 22 रुपए किलो है, और हमारे देश में शुगर का मिनिमम भाव 32 रुपए किलो है। हम वर्ल्ड में शुगर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो जो सरप्लस शुगर है, इसका कन्वर्शन हमने इथेनॉल में किया कि पहले 4% मोलाइसिस निकलता था, फिर बीएवी मोलाइसिस करके 7% शुगर मोलाइसिस में गई। अब शुगर केन जूस से इथेनॉल बनने की अनुमति मिली और अब 350 डिस्टिलरी राइस से, 1 टन राइस से 380 लीटर इथेनॉल बनने की, वो शुरू हो जाएगा। और मैं आने वाले 3-4 दिन में ही, अगले सप्ताह में हम लोग एडवाइजरी दे रहे हैं, जिसमें आपकी जो जितनी पेट्रोल की गाड़ियां हैं, ये हुंडई, टोयोटो और सुजुकी, जिनका 70% शेयर है, तीनों कंपनी ने मुझे एश्योर किया है कि फ्लेक्स इंजन हम ला रहे हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि जो पेट्रोल की स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, उसमें 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। तो अब ये किसानों ने तैयार किया इथेनॉल पर पेट्रोल का अल्टरनेटिव करके पूरा इथेनॉल चलेगा, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी मजबूत बनेगी। ये सबसे अच्छी बात डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है जी, आप यहाँ हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, वो ये है कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट रेट नीचे है, एमएसपी ज़्यादा है और उसका इंडस्ट्रियल यूज़ हो सकता है। एमएसपी का जो मसला है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस होंगे जिनका दाम अगर इस तरह से इस्तेमाल होने लगे, कंजम्पशन बढ़ जाए, तो फिर एमएसपी आप रख करके भी चीज़ों को बाजार में ला सकते हैं। एक बात सिंपल बता दूं, जैसे एडिबल ऑयल में हम 80,000 करोड़ का खाद्य तेल आयात करते हैं जी, पर जैसे अभी सोयाबीन, सरसों, ये जो तेल बिया है, जैसे हमारे यहाँ सोयाबीन के ऊपर हम बड़े प्रमाण पर मलेशिया से पाम ऑयल लाते हैं, पर जैसे सोयाबीन का भाव बढ़ गया, एमएसपी 3800 रुपए के ऊपर थी, पर सोयाबीन का मार्केट में भाव 6,000 रुपए हो गया। तो किसानों ने क्या किया, उन्होंने तेल बिया ज्यादा लगाई, जैसे दाल बिया होती है। एक समय हम लोग शॉर्टेज थे तो लोगों ने बहुत लगाया। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो अब वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में कितनी डिमांड है और सप्लाई है, इसके आधार पर हमने हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या लगाना, इसको तय करना होगा। तो अब हमारे देश में तेल बिया कम है, तो अब हमने स्वाभाविक रूप से सरसों का रेट मार्केट में अच्छा है, अभी फल्ली का रेट अच्छा है, अब सोयाबीन का रेट अच्छा है, तो किसानों ने वो ज्यादा लगाया। तो जब अब सोयाबीन अपना तेल सरप्लस, खाद्य तेल सरप्लस होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये मुझे लगता है कि हमें ये जो इम्बैलेंस कभी कभी होता है ग्लोबल इकोनॉमी का, अभी एक कॉटन है, मैं विदर्भ से हूं, हमारे यहाँ किसानों में अभी कपास का भाव बहुत अच्छा है, तो कॉटन पूरा हम बांग्लादेश को, चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉटन में ज्यादा भाव मिल रहा है। तो जब कॉटन में ज्यादा भाव होगा, वर्ल्ड में डिमांड होगी, तब कॉटन लगाएंगे। जब कॉटन सरप्लस हो गया तो तेल बिया लगाएंगे, तेल बिया कहीं सरप्लस हो गया तो दाल बिया लगाएंगे। इधर गन्ने की स्थिति ऐसी है, क्योंकि मैं गन्ना उत्पादक किसान हूं, तो हमारे यहाँ क्या है कि गन्ने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। एक बार पानी दे दो तो गन्ना होता है। और ये उत्तर प्रदेश में
हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो अभी मैं किसान का सत्कार किया, उसने 1 एकड़ में 160 टन गन्ना निकाला है। 160 टन यानी 1070 क्विंटल। अब यहाँ क्विंटल में बात होती है, हमारे यहाँ टन में होती है। तो अब क्या हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में भी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी, मुझे याद है कि अब इन्होंने पहले इनका जो गन्ने का शुगर का परसेंटेज था वो 9-9.5% था, अब वो 11% बढ़ा, और उसमें संशोधन होने के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब प्रॉब्लम है कि सरप्लस शुगर हो जाएगी तो शुगर फैक्ट्री बहुत सी बंद पड़ गई, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं था, वायबिलिटी नहीं थी। अब इथेनॉल के कारण वायबिलिटी आई और गन्ना उत्पादक किसानों को कम से कम पैसे मिल रहे हैं। अगर इथेनॉल नहीं आता तो ये पूरे गन्ना उत्पादक किसान इस समय बहुत संकट में रहते हैं। तो हमको मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं और हमारे देश में हम कहने क्या करना चाहिए, इसका अगर ठीक प्रकार से हमने हमारा क्रॉप पैटर्न ठीक से सिलेक्ट किया तो हम लोग सबका कल्याण इसमें होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये कोई भी बात मैं हवा में नहीं करता हूं, मैं सब प्रयोग कर चुका हूं तब बता रहा हूं। ये परली जलाते हैं, मैंने देश का अपना पहला ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया, तो 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है और 1 लाख रुपए बचत है। और इसलिए अब किसानों में एक तरफ उनको ज्यादा भाव जैसा मिलना चाहिए, वैसा डीजल के बजाय अगर किसान सीएनजी यूज करेगा तो 1 लाख रुपए उसका ट्रैक्टर में बचत होगी। एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि डीजल पेट्रोल का विकल्प जो है सीएनजी आया, लेकिन आप दिल्ली में ही आ जाएं, सीएनजी के जितने भी स्टेशन हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें होती हैं। दिल्ली के बाहर चले जाएं तो सीएनजी स्टेशन नहीं है। तो वैसा कुछ जिसकी सप्लाई हम मेंटेन ना कर पाएं, उसके स्टेशन ना रख पाएं, तो फिर वो विकल्प नहीं हो सकता। देखिए, आप थोड़ा याद करिए कि शुरुआत में जब सीएनजी मुंबई में शुरू हुआ, दिल्ली में शुरू हुआ, तो मुझे मुंबई में याद है क्योंकि मैं ज्यादातर वहां था, दिल्ली मेरा कम नहीं, वहां अनुभव कम है। तो मुंबई में रात को सीएनजी स्टेशन पर टैक्सियों की लाइन लगती थी। राम नाईक उस समय मंत्री थे जी। तो हम लोग उनके पास जाते थे कि भाई ये रात को लाइन लगानी पड़ती है, सीएनजी मिलता नहीं। तो फिर सीएनजी के फिलिंग स्टेशन बढ़े। अभी मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। मैं जनवरी के पहले वीक में मैंने एक गाड़ी जापान से आई है, दिल्ली आके पहुंची है, वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलती है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यानी पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके उस पे वो गाड़ी चलती है। और मैं अभी वो इसलिए गाड़ी ली पायलट प्रोजेक्ट करके कि फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के सेंटर में हाइड्रोजन भर के वो गाड़ी चलाऊंगा। हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है और हमारे जो बायोमास है इससे भी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होता है। तो स्वाभाविक रूप से अब टेक्नोलॉजी बदल रही है और टेक्नोलॉजी गांवों तक पहुंचाना, इससे सस्टेनेबिलिटी आएगी, प्रगति आएगी। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये सेंटर कम है, तो जैसे जैसे जितने व्हीकल बढ़ते हैं उतने फिलिंग स्टेशन बढ़ते हैं, फिलिंग स्टेशन बढ़ते हैं तो फिर उतने व्हीकल बढ़ते हैं। और आज दिल्ली में इतना क्यों नहीं लगता? अब जब सीएनजी शुरू हुआ तो दिल्ली में भी क्यों लगता था, अभी नहीं लगता। तो मुझे लगता है ये खड़ा करना कोई कठिन बात नहीं है। जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे सेंटर्स खुल जाएंगे। पोल्यूशन एक बड़ा इशू है, जो प्रदूषण है एक बड़ा मसला है, और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के चलते भी ये बढ़ता है। विकल्प हाल ही में मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा कि आपने कहा ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी में खरीद करके दिल्ली में चलाऊंगा। इस पोल्यूशन से बाहर निकलने के लिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से निजात पाने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प, आपके पास कोई विकल्प? योगायोग से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं इनको समन्स नहीं कर रहा हूं, तो उनको पढ़ते थे वो, मैं काफी इसमें प्रयास करता हूं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि भाई आप प्रेजेंटेशन करो सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मैंने वो प्रेजेंटेशन फिर बड़े इससे तैयार किया। सबसे पहली बात यह है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जहां बड़े प्रमाण पर चावल होता है वहां ये परली जला देते। एक बार मैं उधर से आनंदपुर साहब से हेलीकॉप्टर में आया था, एक पत्रकार भी मेरे साथ थे। तो 6 बजे दिल्ली आते आते मैं नीचे से देख रहा था अनेक जगह आग लगी थी, वो परली जल रही थी। अब परली की कोई कीमत नहीं। अभी हरियाणा में एक शुगर फैक्ट्री है, पावर प्रोजेक्ट है ग्रीन पावर का, वो 2 लाख टन परली बॉयलर में जलाते हैं तो बिजली तैयार होती है। अब यही 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है। तो ये पूरे परली का उपयोग अगर ये भी फुकट में जला कर इसकी वैल्यू 0 है। तो मैं 2 थ्योरी पर बात करता हूं
इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ ये एक फ्यूचर है, और दूसरा कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ ये फ्यूचर है। तो परली ये वेस्ट है, तो परली से अगर बायो सीएनजी तैयार होगा, परली जलेगी नहीं तो प्रदूषण कम होगा। पेट्रोल और डीजल के बजाय सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा तो पोल्यूशन कम होगा। कंस्ट्रक्शन में अभी मैं रोड बनाता हूं, दिल्ली के आसपास मैं करीब 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूं। तो मैंने बहुत कोशिश की, अभी पूरा जमा है कि प्रीकास्ट करो। अभी ये आपका यहां मैं 30,000 करोड़ का 30 किलोमीटर 10,000 करोड़ का एक ही रोड बना रहा हूं, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे। तो वहां क्या हुआ है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोड था। अब ये इतना पैसा, तो वहां मैंने उनको कहा कि आप प्रीकास्ट करो। प्रीकास्ट यानी फैक्ट्री में सब तैयार करो और वहां असेंबल करो। अभी भी हमको उसकी सफलता नहीं मिली। अगर रोड पर कोई काम करेंगे, ब्रिज का, रोड का, इसके बजाय फैक्ट्री में करके फिर आएंगे तो वो भी प्रदूषण कम होगा। फिर परली की जलाने का प्रदूषण कम होगा, फिर डीजल पेट्रोल का प्रदूषण कम होगा। इसी प्रकार से अगर प्रयास किए जाएंगे तो प्रदूषण कम होगा। दिल्ली में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, अब दिल्ली के वाटर पोल्यूशन में मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, मैंने दिल्ली सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए, और आज पानीपत और सोनीपत में मैंने अपने डिपार्टमेंट से पैसे देकर यमुना का पूरा प्रदूषण वहां से हमने पूरे उसको शुद्ध किया। ये दिल्ली में भी अभी 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे होते हुए आए हैं, करीब 7-8 प्रोजेक्ट है, और वो पूरे हो जाएंगे तो दिल्ली में प्रदूषण, पानी प्रदूषण रहेगा ना। अब आपको एक बात बताता हूं, मेरे शहर में, मैं बताई हुई बात नहीं बता रहा हूं, मेरे शहर में मैं हमारे टॉयलेट का पानी, नागपुर का मैं सांसद हूं, 6 साल पहले मेरे शहर का टॉयलेट का पानी, सीवेज वाटर अच्छा करके मैं महाराष्ट्र सरकार के बिजली के लिए कोराडी खापरखेड़ा के लिए बेचता हूं, और टॉयलेट का पानी बेचकर हमारे महानगर पालिका को कितने पैसे मिलते होंगे? 325 करोड़ रुपए हमको मिल रहे टॉयलेट का पानी बेचकर। तो मेरा कहना यही है कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, कि आप उसको वेल्थ में रूपांतरित कर सकते हैं। तो दिल्ली में ये प्रदूषण दूर होके पैसा भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसान भी खुश होगा और प्रदूषण भी जाएगा। इस पे इंप्लीमेंटेशन शुरू है और निश्चित रूप से होगा। एक आखिरी सवाल मेरा है, एक कैबिनेट ने एक फैसला किया कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 कर देते हैं, और माना ये जाता है कि बीजेपी की जो 3 बड़ी योजनाएं रहीं, अयोध्या, 370 और कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की तरफ सरकार का ये पहला कदम है कि सभी धर्मों के भीतर लड़कियों की शादी की उम्र 21 कर दी जाए। सरकार उधर जा रही है। देखिए, ये सब विषय चर्चा में है और इसका निर्णय सरकार में हाईएस्ट लेवल पे होगा। और मैं ये मानता हूं कि हम लोग प्रगतिशील, समृद्ध और जातीयता, सांप्रदायिकता से मुक्त, समतायुक्त समाज की ओर जा रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जाते हैं। तो आज जैसे हमने तय किया कि शादी की जो उम्र थी वो महिलाओं के लिए थी 18 और पुरुषों के लिए थी 21। तो हमने कहा जब स्त्री पुरुष समानता है तो दोनों के लिए भी एक होनी चाहिए, तो 21 हो गई। तो धीरे धीरे ये जो बातें हैं, ये एक प्रोग्रेसिव समाज की तरफ हम जा रहे हैं। और हमारी पार्टी के जब एजेंडा था उसमें तो ऑलरेडी कुछ विषय थे, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब हुआ तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो वो लीगल वे से वो उसका निर्णय लगकर आगे गए। बाकी बातों में यथासंग जो लोगों से चर्चा करके सरकार के लेवल पर इसके ऊपर उचित निर्णय होंगे। एक बड़ा इशारा आपने दिया है, चूंकि कॉमन सिविल कोड में शादी, तलाक, कॉम्पनसेशन, विरासत, ये सब एक सा हो तो कॉमन सिविल कोड होता है, शायद सरकार का पहला कदम। गडकरी जी ने जो बात कही है वो अपने आप में एक बड़ा इशारा है, बड़ी खबर है। आप आए, आपने अपनी बात रखी और खुल करके रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे संग। एक बार फिर जोरदार तालियां नितिन गडकरी जी के लिए। जैसे मैंने कहा, बहुत ही केपेबल, उम्दा मंत्री हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन